नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स को पढ़ा रखा है। एनसीईआरटी जो क्लास 9 की बुक है, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं साइंस की। इसके बाद हम लोग 10, 11 और 12 को भी कवर करेंगे और इस प्रकार साइंस का पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कल की वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा बहुत तत्वों के बारे में सीखा, तत्व की जानकारी ली, तत्व के कितने प्रकार होते हैं उसको देखा, धातुएं, अधातुएं और साथ ही साथ उपधातुओं के बारे में हमने चर्चा किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 का है, परमाणु और अणु। तो आज से हम लोग सीखेंगे परमाणु और अणु के बारे में समझेंगे। देखिए, परमाणु और अणु इस चैप्टर का नाम है, अर्थात इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे परमाणु क्या होते हैं, परमाणु के गुण क्या होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसने पहले बताया उनको, उसके बाद में सेम यही सब चीजें अणु के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज हमारा मुख्य फोकस किस पे रहेगा? परमाणु पे। तो चलिए परमाणु के विषय में हम समझते हैं और परमाणु के टॉपिक को अच्छे से देखते हैं। देखिए, बात करें परमाणु की तो परमाणु को पहली बात इंग्लिश में बोलते हैं एटम। ठीक है, एटम मीन्स परमाणु। परमाणुओं के विषय में बात करें तो प्राचीन काल से ही, बहुत समय पहले से ही हमेशा भारतीय और ग्रीक, ध्यान समझिएगा, हमेशा भारतीय और ग्रीक इन लोगों में हमेशा होड़ मची रहती थी कि हम पहले बता दें। ठीक है, दोनों लोग हमेशा लड़ते भिड़ते रहते थे। लेकिन हुआ क्या कि आज से लगभग 500 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, सोचिए, यानी कि लगभग 2300 साल पहले लगभग मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 2300 साल पहले भारत के एक महर्षि थे, महर्षि कणाद। ठीक है, कणाद कहीं लिखा है, कहीं कणाद लिखा है। तो महर्षि कणाद, ठीक है, महर्षि कणाद, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि जितनी भी चीजें हैं विश्व में, संसार में जितनी चीजें हैं, जब आप उसको खरी में कूच देंगे, उसको मीच देंगे, लतिया देंगे, एकदम तोड़ फोड़ देंगे, तो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल में हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। जैसे अब लड्डू है, उसको ऐसे मीच दीजिए पूरा, जब आप मीच देंगे एकदम छोटा छोटा हो जाएगा। बालू है, बालू देखिए ऐसे ऐसे झाड़ दीजिए, एकदम छोटा छोटा हो जाएगा। तो उनके कहने का अर्थ यही था। ईंटा है, उसको पीस दीजिए, एकदम छोटा छोटा हो जाएगा। चीनी है, उसको सील पे लेके भूक दीजिए, एकदम छोटा छोटा हो जाएगा। तो इन्होंने कहा 500 बीसी यानी 500 साल, लगभग 2000 साल के ज्यादा पहले ही इन्होंने कहा कि जितनी भी चीजें हैं, या द्रव्य मतलब होता है एवरीथिंग इन यूनिवर्स। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं सबको अगर हम तोड़ फोड़ दें, पीस पास दें, तो एकदम छोटे छोटे भाग में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, एकदम छोटे छोटे भाग में विभक्त हो जाएगा। किसने कहा था? ये कहा था कणाद ने। ठीक है, एकदम छोटे छोटे भाग में विभक्त हो जाएगा, और उसको, जो छोटा छोटा भाग है जिसमें वो विभक्त हो जाएगा, अब उसको हम और नहीं तोड़ सकते। ठीक है, मतलब उन्होंने बताया कि ये जो छोटा छोटा भाग मिलेगा पीसने पासने के बाद में, कूचने काचने के बाद में, उसको हम तोड़ नहीं सकते। जिसको इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ये है हमारा परमाणु, और परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते, अर्थात परमाणु क्या है? हमारा अविभाज्य है। ये किसने कहा था? महर्षि कणाद ने। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखे रहेगा, परमाणुओं की संकल्पना किसने दी थी? भारतीय महर्षि कणाद ने। परमाणुओं की संकल्पना किसने दी थी? भारतीय महर्षि कणाद ने। उन्होंने बताया कि सब ऑब्जेक्ट जितने भी यूनिवर्स में है, अगर उनको कूच काच देंगे आप, तो एकदम छोटे छोटे कण मिलेंगे, उसके बाद उनको तोड़ना संभव नहीं है, जिसको हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे, है ना। अच्छा, लगभग इसी समय ग्रीक में एक थे डेमोक्रेटिक, और इनके साथ थे लियूसिपस। सेम थ्योरी, ठीक है, एकदम डिक्टो,
कॉपी वाली थ्योरी, कॉपी पेस्ट इन्होंने बता दिया। इन्होंने भी कहा कि द्रव्य को जब हम तोड़ फोड़ देंगे या छोटे मोटे भाग में कर देंगे तो एकदम छोटा भाग मिलेगा जिसको तोड़ना पॉसिबल नहीं होगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परमाणु। सेम थ्योरी इन्होंने दे दी और सेम थ्योरी इन्होंने, लेकिन इन दोनों में से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, अर्थात अपनी बातों को इन्होंने बोल दिया, जैसे होता ना बड़े बोलकर बोल दिया इन्होंने कि हाँ ये होना चाहिए, अरे जब वही हो जाएगा। ऐसे हम बोल दे कि सन पे जहां सन है वहां पे हम रह सकते हैं, रह पाएंगे? पता लगे गए जल भुना गए। तो इसलिए इस अपनी बात को यह साबित नहीं कर पाए, केवल एक संकल्पना बन के रह गई और लोगों की खोज लगातार जारी रही कि कैसे भी करके हमें पता चल जाए कि आखिर परमाणु है क्या, क्या होता है, तमाम प्रकार की चीजें। ठीक है, अब देखिए ये बातें होती रही तो 18वीं शताब्दी में 18वीं मतलब 1800 के आसपास 18वीं शताब्दी में, ठीक है, देखिए 18वीं शताब्दी में अब इसमें क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक आए लेवायसिए, ठीक है, साथ में इनके थे प्राउट, लेवायसिए और प्राउट, इन्होंने खूब प्रयोग किए, प्रयोग कि परमाणु बना कैसे है। एक प्रयोग, उसको दबा के इसके साथ, इसके दबा के उसके साथ, उसको दबा के इसका मिला के दाएं बाएं, जैसे आप थ्री मूवी देखिए तो उसमें वो ये जानने के लिए कि मेरा ब्लड कौन सा है, खूब जानवरों प्रयोग करता है। तो यही ये सब भी कर रहे थे, कभी ये परमाणु मिला दे उसमें, वो परमाणु मिला दे इसमें, बना कैसे है कुछ तो समझ में आए। तो पता तो नहीं कर पाए ये परमाणु कैसे बना है, लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, अपने रासायनिक जो इन्होंने प्रयोग किए थे उसके आधार पे इन्होंने दो चीजें बताई। इन्होंने पहला कहा कि जितने भी द्रव्य, ठीक है, इनका जो द्रव्यमान होता है वो निश्चित होता है। तो इन्होंने कहा, या इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, दूसरा इन्होंने नियम दिया स्थिर अनुपात का नियम। अभी हम समझाते हैं आपको स्थिर अनुपात का नियम इन्होंने कब दिया था? जब तत्व क्या कर रहे थे? जब रासायनिक संयोजन कर रहे थे। रासायनिक संयोजन मतलब जब रासायनिक रूप से वो जुड़ रहे थे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने छोटे छोटे परमाणुओं को मिला के बड़ा बना दिया, जिसको यौगिक कहा गया या अणु कहा गया। तो ये यौगिक कैसे बनते हैं, ये परमाणु से यौगिक बनना, साथ ही साथ इनकी क्या क्या क्रियाएं होती हैं, क्या क्या परिवर्तन होता है, इसको समझाने के लिए लेवायसिए और प्राउट ने दो नियम दिया। पहला उन्होंने कहा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। अब हम पहले के बारे में समझते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इन्होंने बताया कि देखिए जितने भी आप परमाणु मिलाएंगे, मान लीजिए 1 लाख मिलाया आपने, 2 लाख मिलाया, तो 1 और 2 कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 3 लाख, है ना? कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 3 लाख। तो जितना पहले द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान अब भी होगा कि नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा अगर आप 1 किलो बालू में 1 किलो सीमेंट मिलाते हो तो क्या बनेगा? 2 किलो गारा बन जाएगा। भाई 2 किलो गारा बनेगा ना, 1 किलो बालू 1 किलो सीमेंट, तो 2 किलो गारा बन जाएगा मोटा मोटा। या मान लीजिए 1 लीटर मिल्क में आप 1.5 लीटर पानी मिला देते हो, सॉरी आधा लीटर, तो आपका 1.5 लीटर पूरा विलयन हो जाएगा, विलयन या पूरा पानी दूध का मिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 लीटर पानी था और आधा लीटर दूध था, या इसे उल्टा कर दीजिए, आधा लीटर दूध था 1 लीटर पानी था, मिलाकर 1.5 लीटर हो गया। तो इस आधार पर इन्होंने बताया जैसे ये आप मिल्क ले रहे हो, बालू ले रहे हो, ऐसे ही एकदम छोटे पे चले जाओ, एकदम छोटे पे। यानी कि अगर आप
परमाणु ले रहे हो या 2 ग्राम परमाणु ले रहे हो और 3 ग्राम परमाणु ले रहे हो, दोनों को मिला दे रहे हो तो 5 ग्राम का हमें यौगिक मिलेगा। पहले क्या था 2 और 3 5, बाद में 5 ग्राम का यौगिक मिला, यानी कि पहले भी द्रव्यमान सेम था, बाद में भी द्रव्यमान सेम है, इसलिए इन्होंने इसको कहा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहा इन्होंने? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात इन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं जब वे यौगिक का निर्माण करते हैं या रासायनिक क्रिया करते हैं तब उनका द्रव्यमान चेंज नहीं होता या उनका द्रव्यमान संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब होता ही है कि बदलता नहीं है, जो पहले था वही बाद में भी है। ये कौन सा नियम दिया इन्होंने? इन्होंने दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कब नियम दिया? जब ये प्रयोग कर रहे थे तत्वों के रासायनिक संयोजन के अनुसार या रासायनिक क्रियाओं के अनुसार। ठीक है। दूसरा इन्होंने नियम दिया स्थिर अनुपात का नियम। अब ये क्या है? इन्होंने कहा स्थिर अनुपात। स्थिर अनुपात मतलब, जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। स्थिर अनुपात मतलब H2O। देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 संबंधी 16 या इसको हम काट देंगे तो 1 संबंधी 8। अर्थात इन्होंने बताया कि जल में हमेशा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात 1 और 8 ही रहेगा, चाहे आप वो जल नाला से लाइए, चाहे समुद्र से लाइए, चाहे पानी से लाइए, फिल्टर से लाइए, कुआं से लाइए, चाहे जामन तहां से लाइए। अर्थात इन्होंने बताया किसी यौगिक में परमाणुओं का जो संयोजन होता है वो स्थिर अनुपात में होता है, मतलब एक फिक्स अनुपात होता है और वही अनुपात हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे एक और परमाणु आपको समझाते हैं NH3 यौगिक। अब देखिए N का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 3, तो ये अमोनिया आप चाहे जहां मन तहां से लाइए, जमीन पाताल जहां मन तहां से लाइए, 1 किलो अमोनिया लाइए, 2 किलो लाइए, 10 किलो लाइए, 15 किलो लाइए, लेकिन उसमें एक छोटे से यौगिक में मान लीजिए जो 1 ग्राम का यौगिक है वहां भी अनुपात 14 संबंधी 3 होगा, और 1000 क्या लाखों करोड़ों किलोग्राम ले लेंगे तो वहां भी अनुपात कितना होगा? 14 संबंधी 3 ही होगा। अर्थात इन्होंने बताया कि यौगिक के निर्माण में परमाणुओं का संयोजन का अनुपात सदैव स्थिर होता है, कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, तो लेवाइसिए और प्राउट ने ये 2 चीजों को समझाया, इसीलिए सबसे पहले पहल किया था लेवाइसिए ने, तो इनको रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान का जनक। अब आप कहेंगे क्यों? कणाद को कहना चाहिए था ना, आप भूल गए। मैंने आपको बताया ना, कणाद और डेमोक्रेटिक्स ये दोनों लोग केवल संकल्पना दिए थे, इन्होंने बताया नहीं था, प्रूफ नहीं दिया था, इन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया। इसलिए लेवाइसिए को केमिस्ट्री का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, बाद में प्राउट आए थे, क्योंकि इसमें जो ये द्रव्यमान वाला नियम है इसमें लेवाइसिए का योगदान था, और ये जो अनुपात वाला नियम है ये प्राउट का था। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, तो उसमें हो सकता हो कि लेवाइसिए का नाम न रहे, तो कंफ्यूज मत होइएगा, किसने दिया था? प्राउट ने। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, अच्छा, इसको समझने के बाद हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अच्छा हम लोग तो पढ़ रहे थे परमाणु, लेकिन परमाणु पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या पढ़ने लगे? रासायनिक संयोजन का नियम। क्यों? क्योंकि भाई क्रम यही था, पहले यही आया था तो हमने पहले यही पढ़ा। अब हम समझते हैं परमाणु के विषय में। देखिए सन 1808 में जॉन डाल्टन, देखिए डाल्टन जो थे वो इंग्लैंड के थे, इनका जन्म एक जुलाहा परिवार में हुआ था, हालांकि बहुत स्कॉलर थे। तो जॉन डाल्टन 1808 में इन्होंने देखा लेवाइसिए और प्राउट ने दिया है, इन्होंने कहा यही मौका है, फायदा उठाते हैं। तुरंत इन्होंने फायदा उठाया। क्या उठाया? इन्होंने कहा हाँ आप लोग सही कह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा आप लोग सही कह रहे हैं कि जो भी आपका द्रव्य है उसको हम लोग
जब एकदम विभाजित करते जाएंगे, तोड़ते फोड़ते जाएंगे, तो सबसे जो छोटा बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। जो सबसे छोटा बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। ठीक है, बात को समझिएगा। इन्होंने कहा कि भाई जैसे उन्होंने बताया था कि जितने भी द्रव्य हैं उनको जब हम तोड़ते मोड़ते जाएंगे तो लास्ट में क्या बनता है? लास्ट में आपका बनता है परमाणु। तो सेम चीज इन्होंने बस कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा कुछ बढ़ा दिया चीजों को, जिसकी वजह से इनको बहुत फेम मिल गया, नाम मिल गया। क्या बढ़ाया इन्होंने? देखिए, इन्होंने कहा सभी द्रव्य जितने भी इनवर्स में पदार्थ हैं, सभी द्रव्य किससे बने हैं? परमाणु से। सभी द्रव्य परमाणु से बने हैं। जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, बात को समझिएगा। यही तो लेवाइसिए ने बताया था, ये कॉपी पेस्ट कर दिए, हीरो बन गए ये। दूसरा इन्होंने बताया सभी द्रव्य परमाणु से बने हैं जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है। देखिए, अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है। ठीक है, अविभाज्य मतलब इनको हम तोड़ नहीं सकते। परमाणु क्या है भैया? परमाणु जो है हमारा वो अविभाज्य है, यानी कि हम इनको तोड़ नहीं सकते। तोड़ नहीं सकते मतलब यही सेम चीज तो उन्होंने बताया था कि परमाणु को तोड़ नहीं सकते। इन्होंने कहा परमाणु अविभाज्य है, न तो इनका सृजन संभव है और न ही इनका विनाश संभव है। मतलब ना तो इनको आप सृजन कर सकते हो और ना ही इनको आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, ना तो सृजन कर सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो। ये किसने बताया? डाल्टन ने बताया। फिर इन्होंने बताया डाल्टन ने कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। मतलब भैया चीनी का ढोका इतना बड़ा हो चाहे इतना छोट का हो, वो मीठा ही रहे ना। तो वही चीज इन्होंने बताया था कि एक तत्व हो, कोई भी हो, शीशा हो, लोहा हो, तांबा हो, कचरा हो, केला हो, मिठाई हो, उस सब के परमाणु उसके जैसे ही होंगे। किसने बताया? डाल्टन ने। अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि अलग अलग तत्व के परमाणु क्या होते हैं भैया? अलग अलग होते हैं। है ना? क्यों नहीं होंगे? शीशे का परमाणु कुछ और होगा, लोहे का कुछ और होगा, चीनी का कुछ और होगा। पता चली इतना ये आपने टुकड़ा दिया, लो खाओ, देखो चीनी है और ये नमक है। आपने कहा उसको कि ये चीनी है, ये नमक है, ये वाला खा लो, ये चीनी है। जब खाएगा 2 थपड़िया देगा आपको, नमक गिरा है बेवकूफ कहीं का, अर्थात तो समझ जाएगा कि ये नमक है। तो डाल्टन ने बताया कि जितने भी तत्व हैं, अगर वो अलग अलग तत्व हैं तो उनके परमाणु भी अलग अलग होंगे। एक ही तत्व है तो उसके परमाणु भी एक ही होंगे। ठीक है, ये किसने बताया था? डाल्टन ने। अगला पॉइंट इन्होंने कहा यौगिकों का निर्माण, यौगिक मतलब जो परमाणुओं से बनते हैं, यौगिकों का निर्माण परमाणु से होता है। लास्ट इन्होंने बताया कि यौगिक में निश्चित परमाणु संख्या होती है। अब जरा बताइए इन्होंने नया क्या बताया? कह रहे हैं कि यौगिक में निश्चित परमाणु संख्या होती है। यही तो उन्होंने बताया था द्रव्यमान में,
और स्थिर अनुपात का नियम में। सेम चीज कह रहे हैं कि यौगिक का निर्माण परमाणु से होता है, ये भी वो लोग बता के गए थे। अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, सब एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। तो अविभाज्य है, सृजन नहीं हो सकता, ना ही विनाश हो सकता है। तो ये तो पहले ही उन्होंने बता दिया था, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये था कि इन्होंने एक सीक्वेंस दे दिया। सीक्वेंस मतलब इन्होंने परमाणुओं के बारे में जो अलग अलग जानकारियां थी एक साथ कर दिया, इसलिए इसको कहा गया परमाणु सिद्धांत, ठीक है। परमाणु सिद्धांत। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था भैया? डाल्टन ने। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था 1808 में। उनके ये मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। इनमें से कुछ बिंदु गलत भी हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे, और कुछ बिंदु सही भी हैं जिसके कारण इनका ये सिद्धांत जिंदा है। नहीं तो बहुत लोगों ने सिद्धांत दिया था जो कि सब गलत था, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जॉर्ज डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद अब हम और चीजों को समझते हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए, परमाणु सिद्धांत के बाद में जॉन डाल्टन ने बताया कि कैसे हम तत्वों को समझेंगे या हम तत्वों का सिंबल कैसे देखेंगे, उसको उन्होंने बताया। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी बहुत चीजों को समझ लेते हैं। जैसे परमाणु है क्या? पहला, परमाणु क्या है? तो परमाणु क्या है उस समय के अनुसार देखा जाए तो परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा भाग है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता उस समय के अनुसार। बाद में क्या आया हम समझेंगे। तो ये तो हो गया कि भाई परमाणु क्या है, सबसे छोटा भाग है द्रव्य का जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और यौगिक का निर्माण करता है। यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है, जो यौगिक का निर्माण करता है। अब बात यह आती है कि परमाणु सबसे छोटा है, कितना छोटा है? तो देखिए परमाणु बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे एकदम हाई फ्रीक्वेंसी पे, तब जाके वो दिखाई पड़ता है। तो इस हिसाब से परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु की जो त्रिज्या है उसको नैनोमीटर में मापते हैं या नैनोमीटर में नापा जाता है। अब सोचिए 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। मतलब ये बोर्ड जो हमारा है अगर ऐसे मोटा मोटा आप कर देंगे तो लगभग 1 मीटर होगा, ठीक है। इसका लगभग कितना, कौन सा हिस्सा? सोचिए 1 मीटर का लगभग इतना हिस्सा, 3 4 5 6 7 8 9, इतना वाला हिस्सा। सोचिए इतना वाला मतलब दशमलव कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना साइज होता है परमाणु का, एक जनरल साइज, ठीक है। वो भी नैनोमीटर की बात कर, अब नैनोमीटर में भी कम हो जाएगा, 0.0 नैनोमीटर, 0.6 0.008, तो इतना छोटा होता है कि ये आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। परमाणु क्या है? परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा न्यूनतम भाग है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। दूसरा पॉइंट ये है कि परमाणु का जो त्रिज्या है वो नैनोमीटर में हम मापते हैं, ठीक है। बाद में डाल्टन ने कहा कि हम परमाणुओं को दिखाएं कैसे या समझे कैसे। इन्होंने कहा कि यार जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अकेले होता है, तो इन्होंने हाइड्रोजन का सिंबल ये दे दिया। इन्होंने कहा कार्बन, कार्बन करिया करिया होता है, तो कार्बन का सिंबल इन्होंने ऐसे दिया, पूरा काला काला। इन्होंने कहा गोल्ड, गोल्ड एकदम चमकता है तो जी, गोल्ड हो गया। सिल्वर को इन्होंने एस का सिंबल दिया। ऐसे इन्होंने आयोडीन का आई सिंबल दिया, ठीक है, ऐसे इन्होंने सिंबल दिया। कुछ ऐसे इन्होंने फास्फोरस का सिंबल ऐसे दे दिया, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के उन्होंने सिंबल दिया। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो लोगों को लगने लगा ये कौन सा सिंबल है यार, ये वाला है, फिर ये है जी एस, पता नहीं क्या 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 सिंबल है, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो बाद में धीरे धीरे जब धीरे धीरे समय के साथ साथ आधुनिक प्रणाली जब संज्ञान में आई, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री,
ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका अगर आप शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो IUPAC, ठीक है, मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो यौगिकों का नामकरण करती है, जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। ये संस्था तत्वों के नामकरण के लिए जानी जाती है, या ये संस्था तत्वों का नामकरण करती है। कैसे करती है हम समझते हैं। देखिए, पहला IUPAC ने कहा सभी तत्व इनका जो नामकरण करना है, सभी तत्वों के अंग्रेजी का पहला अक्षर बड़ा और दूसरा छोटा होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कार्बन को दिखाना है तो C, ऑक्सीजन को दिखाना है O। अब देखिए, इन्होंने कहा कि पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा। जैसे कुछ तत्वों के लिए, जैसे एल्युमिनियम है Al, ठीक है, Al, क्लोरीन है Cl, क्लोरीन Cl, जस्ट मैग्नीज है Mn, यानी कि पहला बड़ा दूसरा छोटा। ऐसा आप मत लीजिए कि अच्छा एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का सिंबल Al हो गया, कोबाल्ट है CO हो गया, गलत हो जाएगा, दोनों का दोनों। एल्युमिनियम अगर है तो Al, कोबाल्ट है CO, ठीक है, पहला बड़ा दूसरा छोटा। ये हो गया पहला सिंबल दिखाने का तरीका, ये पहला सिंबल आपका यहां पे हो गया। अब देखिए, फिर इन्होंने दूसरा इन्होंने बताया कि पहला लेटर ले लीजिए, पहला अक्षर और बीच का कोई भी, जैसे जिंक। अगर आप जिंक की अंग्रेजी देखेंगे तो ZnC होता है, तो पहला और तीसरा लिया गया है। तो इन्होंने कहा कि IPSC नाम में पहला लेटर तो लेना ही लेना है कैपिटल में, उसके जस्ट बाद वाला भी ले सकते हैं, या बीच में से कोई एक आप ले सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जिंक, या इसका सिंबल। तीसरा इन्होंने नियम बताया, तीसरा इन्होंने कहा ग्रीक प्रणाली। यहां से इन्होंने कहा जैसे उत्पत्ति हुई है वैसा, ठीक है, जैसे उत्पत्ति हुई है वैसा नाम। जैसे Fe को कहा गया लौह, ठीक है, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है आयरन, तो इसका सिंबल I होना चाहिए था, I, लेकिन नहीं, आयरन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लौह, और लौह को हम Fe के द्वारा हम डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे टिन हो गया SN, टिन को हम SN सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसा मतलब जहां से उनकी उत्पत्ति हुई है, या ग्रीक वर्ड में उनका जो मतलब है, उसके अनुसार इनका नामकरण किया गया, ठीक है। तो IUPAC के द्वारा आपने देखा तत्वों का जो नामकरण है, पहला ये कहा गया कि उनका कैपिटल लेटर ले लीजिए, हो गया। फिर बाद में कहा गया कि उनका कैपिटल लेटर पहला अक्षर और दूसरा छोटा, ये भी एक सिंबल है, दो तरीका हो गया। तीसरा उन्होंने कहा कि पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, फिर बीच का कोई ले लीजिए छोटा, 3 हो गया। चौथा उन्होंने बताया कि जहां से उनकी उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर भी उनका नाम रखा जा सकता है, जैसे कि आपका आयरन है, ठीक है, आयरन का सिंबल I होना चाहिए, लेकिन वो Fe फेरस मतलब Fe के क्या कहते हैं उसको अयस्क से मिला है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, आयरन Fe, ठीक है, पूरा हो गया। चलिए अब देखिए एक टॉपिक है परमाणुओं का द्रव्यमान, इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए परमाणुओं का द्रव्यमान कितना हो, ऐसे तो अलग अलग परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो ऐसे हम कितना पढ़ेंगे, पागल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, रोशनी लाइट का स्रोत क्या है, बिजली है, पवन चक्की है, दिया है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन मेन क्या है, सूर्य है, उसके बिना सब अधूरा है। ऐसे ही परमाणुओं का द्रव्यमान मापने के लिए परमाणु द्रव्यमान, देखिए परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए बताया गया कि 1/12 कार्बन, 1/12 कार्बन से आप तुलना कर दीजिए, जितना आएगा वही परमाणु का द्रव्यमान होगा। जैसे किसी परमाणु का द्रव्यमान अगर 60 है तो उसका एक्चुअल द्रव्यमान कितना होगा, 60 गुणे 1/12, 60 गुणे 1/12 आप कर दीजिए तो इसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 5 ATM उसको बोला जाता है, ठीक है, ATM, क्लियर हुआ।
यानी कि परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए उसको कार्बन के 1/12 से तुलना करते हैं हम या गुणा करते हैं। मोटा मोटा बस यही है, फालतू अब परिभाषा चक्कर में ना पड़िएगा, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान कैसे नापते हैं? परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन एटम, यानी कि जितना भी रहेगा उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 से, वो हमारा आ जाएगा। कार्बन को स्टैंडर्ड वैल्यू माना गया है, इसलिए 1/12 से हम करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 परमाणु के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास हम लोग आगे चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।